तो हम इस शरीर से भिन्न एक चेतन तत्व हैं। ज्योतिष इसी दृष्टि को समझने में हमारी सहायता करता है। वेदांगों में जो छठवां वेदांग है वो ज्योतिष है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण, इन 6 अंगों से वेदांग हमारा है, ये वेदांग बने हैं। हम छठवें वेदांग का अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं अपने इस अष्टम सत्र की शुरुआत महाकवि तुलसीदास जी के दोहे से कर रहा हूँ। दोहा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सभी को दिख रहा है। दोहा सभी को दिख रहा है। जी जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुयोग सुयोग, होहि कुवस्ति सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। कल 22 जनवरी है और राम जी की भक्ति से पूरा अखिल भारत हमारा जो है भक्ति भावना से ओतप्रोत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में महाकवि तुलसीदास जी को याद कर लेना आवश्यक भी हो जाता है। और हमारे इस अष्टम कार्यशाला, निःशुल्क कार्यशाला का ये आधार भी है। इस दोहे में उन्होंने कहा है कि ग्रह, भेषज कहते हैं औषधियों को, जल कहते हैं पानी को, पवन कहते हैं हवा को, पट कहते हैं वस्त्र को। तो ग्रह, औषधियां, जल, पवन और वस्त्र, ये जब पाई माने जब पा लेते हैं, कुयोग और सुयोग, तो हो ही कुवस्ति सुवस्ति जग, लख ही सुलक्षण लोग। तो लोग जो है उसी के अनुरूप कुसंगति और सत्संगति को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य इतना है कि ग्रह चूंकि परिवर्तनशील है, भ्रमणशील है, ग्रह हमेशा अपनी एक स्थिति पर स्थिर नहीं है, वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं। उनके लगातार भ्रमण करने से खगोल मंडल में कुछ विचित्र प्रकार के योग बन जाते हैं। उन योगों के कारण जन्म पत्रिकाएं कभी अच्छी हो जाती हैं, कभी बुरी हो जाती हैं, कभी सुफल देने वाली बन जाती हैं, तो कभी कुफल देने वाली बन जाती है। ऐसी स्थिति में ऐसे ही औषधियां हैं। भिन्न भिन्न औषधियों का जब भिन्न भिन्न संयोग किया जाता है, उन्हें भिन्न भिन्न मात्रा में मिलाया जाता है, जैसे घी और शहद, है ना। आयुर्वेद का सिद्धांत है, यदि आपने इनको समान मात्रा में मिला लिया है तो क्या होगा, तो यह विष का कार्य करता है। घी को और शहद को यदि समान मात्रा में आप मिला लेते हैं, यद्यपि दोनों ही आयुष्य बढ़ाने वाली चीजें हैं, घी से भी शरीर पुष्ट होता है ना, शहद से भी शरीर पुष्ट होता है, लेकिन अगर दोनों को सम मात्रा में आप मिला लेंगे तो ऐसा कुयोग बनता है कि वो शरीर के लिए विष का कार्य करता है। यह स्थिति जल के साथ है। पानी में किस किस मात्रा में क्या क्या लवण खनिज इत्यादि मिल जाएं, ऐसे ही हवा के साथ है। वस्त्रों के साथ भी यही है, वस्त्रों का मेल किस तरह से हो। तो ये सब कुयोग और सुयोग जो है, ये भिन्न भिन्न स्थितियों पर निर्भर करते हैं। आज हमारा जो विषय है वो ग्रहों के योग के ऊपर है। ग्रहों के योग किस तरह से बनते हैं, हमने पिछली कार्यशाला में भी ग्रहों के योगों के विषय में हमने जाना था। आगे हम बढ़ते हैं आज। देखिए, सप्तम भाव में सम राशि हो, सप्तमेश और शुक्र भी सम राशि में हो, तो सुंदर पत्नी की प्राप्ति का योग बनता है। हमारी इस कार्यशाला में अगर कुछ कुंवारे हों जिनका विवाह ना हुआ हो, उनके लिए ये कार्यशाला बहुत ही रुचिकर सिद्ध होगी। जिनका विवाह हो चुका है वो ज्योतिष के सिद्धांत को परख सकते हैं कि उनके साथ कहीं धोखा तो नहीं हो गया। तो सप्तम भाव में सम राशि हो। सम राशि, गणित में सम और विषम दो शब्द होते हैं। सम का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब सम है। और इसी तरह से
विषम होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये इस तरह से क्रम से चल, एक एक छोड़ के इनको विषम कहा जाता है। तो ऐसे ही सम राशियां होती हैं और विषम राशियां होती हैं। सम राशियां क्या होती हैं? 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों में सम राशि कौन होंगी, नीरज जी बताइए। दीपिका जी बताएं। सब प्रवचन सुनने के मूड में है आज। मोनिका जी। सर सम राशि जो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 नंबर पर आ रही है, जैसे वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। ये हम्म 2, 4, 6, 8 और 12 पे आ रही है, तो ये सम राशि होंगी शायद, जो मुझे समझ में आ रहा है। बहुत सही समझी आप, बिल्कुल सही समझी। ठीक है, और सप्तमेश? इसी तरीका से सप्तमेश किसको कहते हैं? सर दारा भाव जो है, लग्न कुंडली में जो दारा भाव होता है वो सप्तमेश, सप्तम भाव कहलाता है। हाँ, और उसमें जो राशि तो है सब उसके स्वामी तुला को ही हम, राशि। हाँ उसके राशि जी के, हाँ, उसमें जो भी राशि होगी उसको हम सप्तमेश कहते हैं। सप्तमेश कहेंगे। और पुरुष की कुंडली की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि पत्नी तो पुरुष को ही मिलेगी ना। हम गे वाली बात जी नहीं कर रहे आजकल, पुरुष पुरुष का भी विवाह हो रहा है। हम अपना शुद्ध सनातन सिद्धांत की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो शुक्र पति के लिए पत्नी का कारक शुक्र होता है। इसी तरह से पत्नी के लिए पति का कारक बृहस्पति होता है। इसको आप बैठा लीजिए अपने मनोमस्तिष्क में। तो हमको तीन चीजें देखनी है यहाँ पर। अगर सप्तम भाव में समराशि है, समराशि से मतलब है सप्तम भाव में या तो वृषभ राशि हो दूसरे नंबर की, कर्क राशि हो चौथे नंबर की, कन्या राशि हो छठे अंक की, वृश्चिक राशि हो 8 नंबर की, मकर राशि हो 10वें नंबर की, या फिर मीन राशि हो 12वें अंक की। अगर ये राशियां सप्तम भाव में हैं, उसके अतिरिक्त सप्तम सप्तमेश कौन हुआ? इन्हीं राशियों का स्वामी सप्तमेश होगा। जैसे अगर सप्तम भाव में वृषभ राशि हुई तो उसका स्वामी हुआ शुक्र। सप्तम भाव में कर्क राशि हुई तो उनका स्वामी हुआ चंद्रमा। ऐसे ही कन्या राशि हुई तो उसका स्वामी कौन होगा? बुध। बुध। वृश्चिक राशि का स्वामी? मंगल। मकर का स्वामी? शनि। 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 और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति। ये होता है ना। तो ये सप्तमेश होंगे। इसी तरह से तीसरी भी हमको देखना है, शुक्र भी देखना है। शुक्र कौन सी राशि में है? तो शुक्र भी सम राशि में हो, माने या तो वृषभ में हो, या कर्क में हो, या कन्या में हो, या वृश्चिक में हो, या फिर मकर में हो, या फिर मीन राशि में हो। तो ये तीनों चीजें मिलेंगी तभी जाकर के योग बनेगा। तो हमने योग की बात की ना आपने प्रारंभ में ही, कि योग जो बनते हैं वो विचित्र स्थितियों में ही बनते हैं। जैसे पानी है, पानी का उबलने का योग कब बनता है? जब पानी कितना गर्म हो जाए कि उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तब वो उबलने का योग बनेगा, तब पानी उबलना प्रारंभ करेगा। अब हम कहें कि 99 डिग्री पे उबल जाएगा, नहीं उबलेगा। उबलने का जो प्रोसेस होगा, उबलने की जो क्रिया होगी, वो 100 डिग्री पर ही होगी। तो तीनों शर्त जब मिलेंगी तभी जाकर के भैया आपको सुंदर पत्नी की प्राप्ति का योग बनेगा। और ये तीनों चीजें कब मिलती हैं जन्म पत्रिका में? ये आपके मिलाने मिलाने से नहीं बनेंगी, कि पंडित जी से कह करके टाइम मैच करा लो अपना, कि ऐसी कुंडली बना दो कि जो है सप्तम भाव में समराशि आ जाए, और सप्तमेश भी समराशि में हो जाए, और शुक्र भी समराशि में बैठा दो। तो ऐसा नहीं होगा। आप जिस काल में अवतरित हुए इस पृथ्वी लोक पर, आपने अवतार लिया, जिस क्षण आपने अवतार लिया, उस समय की जन्म पत्रिका से ही निश्चित होगा कि सप्तम भाव में कौन सी राशि थी, सप्तमेश किस राशि में थे, शुक्र किस राशि में थे। और ऐसा तभी मिलेगा जब आपने पूर्व जन्म में कोई विचित्र प्रकार के शुभ कर्म किए हो, साधना इत्यादि की हो। साधना का फल ही है भोग। जितनी ज्यादा साधना आप करेंगे, वर्तमान जन्म में खूब साधना करिए, तो अगले जन्म में और सुंदर मिलेंगी आपको, विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय जैसी, आलिया भट्ट जैसी, मीनाक्षी शेषाद्री जैसी बॉलीवुड की अभिनेत्रियां हैं। तो इनकी, ये जिनको मिली उनकी जन्म पत्रिकाओं में ऐसे योग होंगे, है ना।
आज मैं आपके साथ ऐसी ही कुंडलियां लेकर के आया हूं। चलिए इसको परखते हैं, ये सिद्धांत कितना सही है कितना गलत है। देखिए, ये एक जन्म पत्रिका है, मेरे परिचित की है, और ये व्यक्ति जो है रिश्ते में मेरा भाई लगता है। तो इसमें देखिए, पहले तो नियम पढ़िए। नियम क्या था हमारा? नियम याद हो गया आपको? अजय प्रकाश जी, दीपिका जी, दीपाली जी, नीरज जी, सुधीर पराशरी जी, आपको नियम याद हो गया? जी याद हो जी गया। सर। इसको परखिए आप। पहला नियम क्या है? कि सप्तम भाव में सम राशि हो। ठीक है, देखिए क्या ये नियम फिट हुआ इसमें? जी सर। और यानी कि समराशि है। समराशि है सर। कम राशि है, शुक्र भी बैठे हैं सप्तम भाव में। अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी जल्दी मत करिए, एकदम मत हाँकिए। आपके पास सुंदर पत्नी है, इसका मतलब उत्साहित है आप। लग्न में प्रथम भाव है, लग्न को ही प्रथम भाव कहते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, ये आ गया। यहाँ पर 12 नंबर की राशि लिखी है, 12 अंक सम है। तो यहाँ पर सम राशि, पहला नियम फिट हो गया। दूसरा नियम था हमारा, सप्तमेश भी सम राशि में हो। अब यहाँ पर सप्तमेश कौन है? सप्तम भाव में सर कौन सी? गुरु। गुरु गुरु है। हाँ, गुरु है। 12 राशि मीन होती है, मीन के स्वामी गुरु होते हैं। तो देखिए, गुरु क्या सम राशि में बैठे हैं? गुरु सम राशि में तीसरे बैठे हैं। बैठे हैं। जी। तो सर बैठे। दूसरी शर्त भी पूरी हो गई है। अब तीसरी शर्त देखिए, पति की कुंडली है ये। तो शुक्र देखिए, क्या शुक्र भी सम राशि में बैठे हैं? जी सर। बैठे हैं। जी। ठीक है। की जन्म पत्रिका में सुंदर पत्नी की प्राप्ति का योग बन गया। ठीक है। आज ये अपनी पत्नी के साथ इस समय यूरोप में है, लंदन में निवास कर रहा है। अच्छी कंपनी में इसकी जॉब है ना। और अच्छी सुंदर पत्नी है। जैसे ही विवाह सर हुआ, एक बार और समझा दीजिए। हाँ एक बार और समझ लीजिए। सप्तम भाव में सम राशि हो, देखिए यहाँ पर मीन राशि है, सम अंक है, 12 अंक सम होता है ना। सम राशियां कौन कौन सी हैं? यहाँ से देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सम राशियां हैं। सम राशि हो गई। फिर देखिए, दूसरा नियम कहता है सप्तमेश भी सम राशि में हो। तो सप्तमेश है यहाँ पर गुरु। देखिए ऊपर गुरु भी सम राशि में बैठा है, कन्या राशि में, 6 नंबर की राशि में। दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी शर्त कहती है शुक्र भी सम राशि में हो। तो शुक्र देखिए, शुक्र भी 12 नंबर की राशि में है, यानी कि मीन राशि में है। तो तीनों शर्तें पूरी हो गई हैं। तो सप्तम भाव में सम राशि हो, सप्तमेश भी सम राशि में हो, और पति के लिए शुक्र भी सम राशि में हो। अगर पति की, पुरुष की कुंडली है तो शुक्र भी सम राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में सुंदर पत्नी की प्राप्ति का योग बनता है। अब कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर एकदम बिल्कुल काले कलूटे तवे की तरह लोग रहते हैं। कौन कौन से देश है नीरज जी? है ना। साउथ अफ्रीका है सर। अफ्रीका में अगर कोई कोई पुरुष आपके पास आया कुंडली दिखाने के लिए और आपने ये नियम बोल दिया कि सुंदर पत्नी मिलेगी, तो सुंदर पत्नी से तात्पर्य यहाँ पर देश काल भी देखा जाएगा, है ना। तो वहां के लिए बोले भाई, तुम्हारे इलाके में जो सबसे सुंदर होगी, सुंदरता के पैमाने पे खरी उतरती होगी, ऐसी पत्नी तुमको मिलेगी, है ना। तो हम किसी देश से तुलना नहीं करेंगे। हर देश का अपने सुंदरता का एक मानक अपना अलग अलग है। तो उस देश काल में जिसको सुंदरता का मानक माना जाता हो, उसके हिसाब से जो है हम उसको मानक मानेंगे। ठीक है। तो ये हुआ हमारा योग, पहला योग ये हुआ। इसमें किसी की कोई शंका अगर हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले योग की तरफ बढ़ते हैं अब। सर ये बता दीजिए, हाँ जी। सप्तमेश सम राशि में सर, सप्तमेश या गुरु कैसे हैं ये बता दीजिए। हाँ देखिए, सप्तम भाव तो समझ में आ गया, ये है, ये वाला खाना सप्तम भाव है। ये पहला खाना प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव। ये सातवां खाना सप्तम भाव हो गया।
बोलिए। जी जी। सप्तम भाव में कौन सी नंबर की राशि है? 12 नंबर। 12 नंबर की राशि कौन सी होती है? मीन। मीन के स्वामी कौन होते हैं? मीन राशि के बृहस्पति। स्वामी बृहस्पति बृहस्पति। हुए, तो सप्तमेश ठीक। जो है बृहस्पति होगा यहाँ। ठीक है सर। वो राशि का स्वामी ही उस भाव का स्वामी होता है। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप टटोलिए, है ना। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सप्तम भाव में समराशि हो, सप्तमेश भी समराशि में हो, लेकिन शुक्र हो सकता है सम में ना हो, विषम में हो, तो भी बनिस्बत अपेक्षाकृत सुंदर पत्नी उसको मिलेगी। तीन में से अगर दो शर्तें भी पूरी हो रही हो, है ना, और तीन की तीन अगर शर्तें पूरी हो रही हैं, तो ये तो कंफर्म है कि उसको बिल्कुल साक्षात जो है ब्रह्मांड सुंदरी मिलेगी। आगे देखिए। अब ये दूसरा योग है, ये स्त्री के लिए है, ये जस्ट उसका विपरीत है। स्त्री की कुंडली में यदि सप्तम भाव में विषम राशि हो, वहां पर सम था ना, यहाँ पर विषम है, बस इतना फर्क है। सप्तम भाव में विषम राशि हो, सप्तमेश भी विषम राशि में हो, और स्त्री के लिए जो पति का कारक होता है वो शुक्र नहीं होता, वो कौन होता है? बृहस्पति होता है। पति के लिए शुक्र होता है, पत्नी के लिए बृहस्पति होता है। तो किसी पत्नी के लिए हमको उसके पति का विचार करना हो, तो हम क्या करते हैं? उस स्त्री की जन्म पत्रिका में बृहस्पति को चेक करते हैं, बृहस्पति कैसा ग्रह है, शुभ है कि नहीं, कितने अंश पर है, किस नक्षत्र में है, इत्यादि उसके फल अलग अलग होते हैं। तो स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में विषम राशि हो, पहला शर्त। सप्तमेश भी विषम राशि में हो, दूसरी शर्त। और बृहस्पति भी विषम राशि में हो, ये तीनों शर्तें पूरी हो तो उसको सुंदर पति की प्राप्ति का योग बनता है। ठीक है। तो जिस मैं अभी बच्चे की कुंडली आपको दिखा रहा था, इसकी पत्नी में यही योग है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हुए। दोनों में अपार प्रेम है, बहुत खुशहाल दाम्पत्य जीवन इनका बीत रहा है। सुंदरता का मानक ऐसा है कि जिस कहीं पर भी चले जाएं, किसी समाज में, किसी फंक्शन में, तो इस जोड़े की अलग ही प्रशंसा होती है, बोले भाई जोड़ा हो तो ऐसा हो, है ना। तो ये स्थिति है। तो ये योग हैं, और योग बनते हैं हमारे प्रारब्ध के पुण्य कर्मों के प्रतिफल के स्वरूप। ठीक है। तो इसमें कोई ईर्ष्या मत करना, कोई अपने मन ही मन जो है कि भाई हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ ऐसा हो गया। सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। ज्योतिष कर्म सिद्धांत पर आधारित है ना। कर्म प्रधान, तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही चखोगे। तो अब इसको चेक करते हैं। देखिए, ये कुंडली आपके सामने है ना। भारत की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री की जन्म पत्रिका है। इसमें देखिए क्या ये शर्त पूरी हो रही है या नहीं। सप्तम भाव में विषम राशि है, है। हाँ सर। सप्तम कहाँ पर? नहीं, सप्तम भाव में देखिए, ये सर सप्तम तुला भाव राशि है। है। 7 नंबर का अंक जो है वो विषम है, और ऑड है। जी और ठीक है। अब सप्तमेश देखिए, सप्तमेश कौन है? शुक्र। शुक्र है। शुक्र देखिए, शुक्र कहाँ बैठे हैं? ये बैठे वीनस, 11वें भाव में। 11वें भाव में और 11वीं ही राशि में, है ना। ये भी ओड जी। में बैठे हैं, विषम में बैठे हैं। अब देखिए, ये स्त्री की कुंडली है, तो बृहस्पति को देखिए, बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? ओड में है क्या? जु, जुपिटर, जी जी और ऑड में में। ये भी ऑड ओड में। में। यहाँ पर ये नियम पूरा हो गया। नियम पूरा हो गया। जी जी हो जी गया हो जी। गया। हो गया। तो ये आलिया भट्ट की कुंडली है। अब बताइए उनके पति में कोई कमी तो नहीं है? सुंदर है, स्मार्ट है, सुंदर है या नहीं? महिलाएं बताएं, महिला साथी जो है हमारी, पुरुषों को जी क्या? सर हैं। हाँ है ये, महिलाओं ने कह दिया है तो है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें कोई किसी को शंका? नहीं सर। क्लियर है क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा खतरनाक नियम है पुरुषों के लिए। पुरुष विशेष रूप से सावधान। जिस वार में जन्म हो, जिस वार में जन्म हो, उस वार का स्वामी तुला राशि में हो, तो जातक
स्त्रियों में आसक्त होता है। जातक से तात्पर्य यहाँ पर पुरुष से है। पुरुष। अब इसमें कैसे समझें इस नियम को? जिस वार में जन्म हो, मान लीजिए रविवार में जन्म हुआ, रविवार में जन्म हुआ, तो रविवार के स्वामी कौन हुए? चंद्र। सूर्य। सूर्य हुए। सूर्य के नाम पर तो रविवार है। हाँ जी सर। जी। तो सूर्य यदि तुला राशि में बैठ जाए, माने रविवार का जन्म हो और रविवार के स्वामी हुए सूर्य, सूर्य भी तुला राशि में बैठ जाए, तो ऐसा जातक स्त्रियों में आसक्त होता है ना। वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होता। पत्नी के अतिरिक्त भी वो चाहता है कि जैसे पुराने प्राचीन काल में राजा लोग होते थे, संधियां करते थे, 10-10 15-15 पत्नियां रखते थे, ऐसी स्थिति मेरे साथ भी हो। तो वो इसका ऐसी प्रवृत्ति उन लोगों में होती है कि वो उनमें आसक्ति ज्यादा होती है ना। तो ऐसी जन पत्रिकाएं मेरे पास तो बहुत हैं। मेरा तो देखिए, तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र। और शुक्र जो है वो इस पुरुष की जन्म पत्रिका में स्त्री के कारकत्व को निरूपित करते हैं। तो इस दृष्टि से ये जो योग है अपने आप में, ये बड़ा विचित्र योग है। देखिए इसको परखते हैं। कोई जन्म पत्रिका आपके पास है? नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आपको अगले योग की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए, दिख रही है स्क्रीन आपको? स्क्रीन दिख रही है? जी दिख रही है। अगला योग देखते हैं अब। चंद्राद्रंधारिकामस्थै सौम्य स्यादधिक योग का तत्र राजा च मंत्री च सेनानीश्च बलक्रमात्। चंद्राद, चंद्र से, रंध्र अरि कामस्थई, रंध्र भाव यानी 8वां भाव, अरि भाव यानी कि 6ठ भाव, और काम भाव यानी कि 7वां भाव। काम जिससे कामनाएं पूरी हो, इच्छाएं पूरी हो हमारी, तो यानी गृहस्थ जीवन का जो भाव है 7म भाव, उसको काम भाव भी कहा जाता है। अरि कहते हैं शत्रु भाव। शत्रु भाव कौन सा होता है? 6ठा भाव। और रंध्र भाव कहते हैं 8म भाव। तो जब चंद्रमा से, चंद्रात, चंद्रमा से जब इन इन भावों में 6 7 8 भावों में सभी सौम्य ही स्याद, सौम्य ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह बैठे हों, तो अधियोग का अधियोग बन जाता है। अधियोग बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है? ऐसी स्थिति में होता यह है कि तत्र राजा च मंत्री च सेनानीश्च बलक्रमात्। वो व्यक्ति फिर या तो राजा होता है और मंत्री होता है, सेनानी होता है, बल क्रमात्, क्रम से, यानी पहले सेनानी बनता है, फिर मंत्री बनता है, फिर वो राजा बन जाता है। इतना पराक्रमी होता है। कुल मिलाकर के कहने का जो अर्थ है वो ये है कि अगर किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा से 6ठे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, तीनों ही भावों में, किसी ऐसा ना हो कि 6 और 7 में तो बैठे हैं लेकिन 8वां भाव खाली है, 7 8 में बैठे हैं लेकिन 6ठा भाव खाली है। चंद्रमा से गिनेंगे यहाँ पर हम, चंद्रमा को एक मान करके, चंद्रमा से आगे 6 7 8, इन तीनों भावों में अगर शुभ ग्रह बैठ जाएं। शुभ ग्रह कौन से होते हैं? देखिए नैसर्गिक रूप से जो बृहस्पति है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, ये अपने आप में शुभ ग्रह कहलाते हैं। इसी तरह से सूर्य है, राहु है, केतु है, मंगल है, शनि है, ये क्रूर ग्रह कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो सौम्य ग्रह की बात हो रही है। सौम्य ग्रह होने चाहिए हमारे। ठीक है, देखिए इसको परखते हैं कुंडली में। ये चंद्राधि योग की जन्म पत्रिका है। देखो चंद्रमा इसमें कौन सी राशि में बैठे हैं? इसमें चंद्रमा बैठे हैं कन्या राशि में।
दिख रहा है आपको? जी 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 सर। दिख रहा है, बैठे। कन्या राशि में है। इस योग का जो निर्माण हम देखेंगे उसको चंद्रमा से चेक करेंगे। देखिए चंद्रमा को एक मानिए, अब चंद्रमा से छठे भाव में देखिए कौन से ग्रह हैं। चंद्रमा जहां बैठे हैं उसको पहला भाव समझिए, वो 1, 2, 3, 4। छठे भाव में क्या शुभ ग्रह है कोई? जी देखिए गुरु, गुरु। गुरु बैठे हैं। फिर देखिए सातवें भाव में, सातवां भाव अगला हो गया, यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं। बुध। बैठे हैं। भाई कुत्तों को बंद करिए भौंकना भाई। और आठवें भाव में देखिए कौन सा योग है? शुक्र शुभ आठ ग्रह है, शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह। चंद्रमा, तो चंद्रमा से छठे भाव में भी शुभ ग्रह है, सातवें भाव में भी शुभ ग्रह है, और आठवें भाव में भी शुभ 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 ग्रह है। तो हम कहेंगे कि इस जातक की जन्म पत्रिका में चंद्राधि योग बन गया। ऐसे ही होता है लग्नाधि योग। अगर लग्न से, लग्न क्या होती है? प्रथम भाव। लग्न से छठे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में शुभ ग्रह बैठ जाएं तो लग्नाधि योग होता है। चंद्राधि योग कब होगा? जब चंद्रमा से छठे भाव में, चंद्रमा से हम छठा भाव गिनेंगे तो ये बैठेगा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। और जब लग्न से गिनते हैं तो छठा ये होता है, सातवां ये होता है, आठवां ये होता है। ठीक है, कोई शंका किसी को इसमें? तो ऐसा जातक पराक्रमी होता है। जानते हो आप ये जन्म पत्रिका किसकी है? नहीं जानते? मैं बता देता हूँ। ये जन्म पत्रिका है वीर छत्रपति शाहू जी महाराज, शिवाजी महाराज की, जीजाबाई के पुत्र। जब वो बाल्यकाल में थे तो उनकी माता उनको महाभारत की कहानियां सुनाती थी, रामायण की कहानियां उनको रामायण के प्रसंग सुनाए जाते थे, महाभारत के प्रसंग सुनाए जाते थे। और इतने पराक्रमी थे कि बचपन में किसी बाघ के शिशु के दांत गिन लिए थे उन्होंने, शिवाजी महाराज ने। इनके पिता ने जो है शेरनी का दूध लाने के लिए बोला था, शेरनी का दूध ला सकते हो? तो शेरनी का दूध लेकर के आए थे। ये पराक्रम की जो शक्ति है ना, ये जन्मजात होती है। हमारे ऋषियों ने कुछ चीजें कही हैं कि एक तो बल, एक पराक्रम, एक उत्साह, एक दान देने की क्षमता, एक विद्या को ग्रहण करने की क्षमता, ये सारी चीजें जन्मजात होती हैं। इसमें आप कुछ बदल नहीं कर सकते, ये चीजें हमेशा रहती हैं। दान देने की क्षमता देखना, आप कितना भी लोगों को प्रेरित कर दीजिए, कुछ लोग तो दिल खोल करके लुटा देते हैं, हृदय खोल करके अपना दान देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी वो दान नहीं देते। तो फिर भी उनके नहीं देते। पास, हाँ, तो उनकी उनकी उसमें मैं कमजोरी नहीं कहूंगा, ये उनकी अपनी प्रवृत्ति है, जन्मजात प्रवृत्ति है। स्वभावो ही दुरतिक्रम, एक श्लोक मिलता है हमारे वैदिक साहित्य में कि किसी का जो स्वभाव है वो दुरतिक्रमय होता है, उसको बदलना कठिन होता है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव बन जाता है वो उसी स्वभाव का आदी हो जाता है। तो स्वभाव कैसे बनता है? हम लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं। स्वभाव बनता है जन्मजात ग्रहों की स्थितियों से, है ना? तो इसका अर्थ ये निकल करके आया कि अगर चंद्रमा से छठे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में शुभ ग्रह बैठ जाए तो चंद्राधि योग बन जाएगा और व्यक्ति के अंदर बहुत पराक्रम, बहुत बल, बहुत उत्साह होगा। तो मैं समझता हूं आपको ये योग भी स्पष्ट हो गया होगा। तो आज हमने कुल मिलाकर के कितने योग पढ़े? सबसे पहला योग हमने पढ़ा, जब सप्तम भाव में समराशि हो, सप्तमें शुक्र भी समराशि में हो तो सुंदर पत्नी प्राप्ति का योग बनता है, पहला योग। दूसरा योग हमने पढ़ा, स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में विषम राशि हो, सप्तमेश और बृहस्पति भी विषम राशि में हो तो सुंदर पति प्राप्ति का योग बनता है। तीसरा योग हमने पढ़ा, जिस वार में जन्म हो उस वार का स्वामी तुला राशि में हो तो जातक स्त्रियों में आसक्त होता है। चौथा योग हमने पढ़ा, चंद्रमा से 6, 7, 8 भाव में सभी शुभ ग्रह बैठे हो तो अधियोग होता है, चंद्राधि योग। शिवाजी महाराज की कुंडली से चेक किया। अब पांचवा योग कहाँ? हमने आपको लग्नादि योग भी बता दिया इसी के साथ में कि अगर लग्न से छठे भाव में, सातवें भाव में और आठवें भाव में शुभ ग्रह बैठ जाए तो लग्नाधि योग होता है, लगन से 6, 7, 8 भाव में हो। और चंद्रमा से 6, 7, 8 भाव में हो तो चंद्राधि योग। बस इतने नाम का फर्क है। चंद्राधि चंद्रमा से, लग्नादि लग्न से बनता है। तो आज आपकी इस कार्यशाला में योगों से संबंधित 5 योग हमने आपको बताए हैं। इन 5 योगों से संबंधित आप जो है ज्यादा से ज्यादा संग्रह करिए,
अपने आस पड़ोस के लोगों की कम से कम 200 जन्म पत्रिकाएं आपके पास होनी चाहिए। एक रजिस्टर बना लीजिए आप, और उस रजिस्टर को बनाने के बाद में उसमें संबंधित लोगों की जन्म पत्रिकाओं से संबंधित उनके योगों को आप लिखिए। तो उससे होगा ये कि आपका ज्यादा से ज्यादा शोध जैसा कार्य होगा, ज्योतिष के प्रति आपकी समझ बढ़ेगी, है ना। तो खाली प्रवचन सुनने मात्र से कुछ भला नहीं होगा, जब तक आप इसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे, है ना। तो ये एक तरह का, इसको आप असाइनमेंट समझिए या होमवर्क समझिए, कुछ भी समझिए इसको। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जन्म पत्रिकाओं को आप इकट्ठा करिए और इन संबंधित योगों को आप लिख दीजिए। ठीक है। तो अच्छा अगली भाई जी, मैंने कार्यशाला, 19 अगली जो लग्नाधि योग के बारे में बता दीजिए प्लीज एक बार। लग्नादि योग लग्न से होगा, लग्न से 6 7 नहीं 8। लग्न, जैसे नहीं मेरा मतलब ये है, जैसे चंद्रादि जो योग था उसमें जातक पराक्रमी होता है, लग्नादि योग में क्या होता है? यही यही रिजल्ट है। शूरवीर होता है, पराक्रमी अच्छा, होता है, धन की कोई कमी नहीं रहती, संपन्न व्यक्ति होता है, उत्साह से संपन्न रहता है। ठीक। ठीक है। तो जी जी। वे आज कार्यशाला में यहीं पर समाप्त करता हूँ। ज्यादा भोजन करने से बदहजमी हो जाती है ना। तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो उससे हम अपच के रोगी नहीं बनेंगे, और जितना खा रहे हैं उतना पचना चाहिए हमारे शरीर में। तो बहुत अधिक योगों के पीछे ना जा करके मेरा जो धारणा है, हेतु है, संकल्प है, वो यह है कि इन छोटे छोटे योगों के माध्यम से आप ज्योतिष विषय को समझें, और इससे संबंधित आप डेटा कलेक्शन करें। आप मेन हमारे लिए डेटा कलेक्शन। ठीक अच्छा है। भाई जी, मैंने 19 कथा इसमें आती है, जिन्हें सारा सिद्धांत सिखा दिया ज्योतिष का। उसके बाद में अपने चेले की परीक्षा ली, उन्होंने पूछा कि बताओ भाई, अपने हाथ में एक गोल चीज उनके हाथ में थी, कि बताओ भाई मेरे हाथ में क्या चीज है। तो शिष्य ने हिसाब लगाया, अच्छा मेष लगन चल रही है, लाल रंग की वस्तु होनी चाहिए गुरुजी, लाल रंग की वस्तु है। गुरुजी बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये गुरु की दृष्टि भी आ रही है, गोलाकार चीज होनी चाहिए। गुरुजी बोले हाँ हाँ ठीक है, गोलाकार चीज भी है। तो ऐसे करके कहने लगा, फिर बोला गुरुजी चक्की का पार्ट हो सकता है आपके हाथ में। तो भाई हाथ में चक्की का पार्ट कैसे आ जाएगा मुट्ठी में, है ना। तो हाथ की मुट्ठी में तो हाथ के लायक कुछ वस्तु होनी चाहिए। तो देश दिक काल और इन सब चीजों का ज्ञान रखना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। खाली सिद्धांत के भरोसे रहेंगे और देश काल से आप उन चीजों को नहीं जोड़ेंगे तो मात खा जाएंगे आप, है ना। तो ये हम आज की कार्यशाला को का समापन हम यहीं पर करते हैं। अगले नवम सत्र में हम आपको नई विषय वस्तु के साथ लेकर के फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।